Good morning, students. Beta, today I am going to start your next chapter of unit number 3. ठीक है, चैप्टर नंबर 9. ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर? चैप्टर नंबर 9. ठीक है, और नाम क्या है हमारे चैप्टर का? बायोमोलिक्यूल्स. ओके, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आए तो, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. और यू मान के चलिए कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाते हैं. कम से कम 2, अदरवाइज 3 भी आ जाते हैं. ठीक है, कॉम्पिटिटिव यू मान के चलिए अगर हम 2 का भी एवरेज लगा के चल रहे हैं तो 8 मार्क्स का है ना. एंड वी हैव टू वर्क अपॉन ईच एंड एवरी नंबर. एक नंबर भी अगर आपका कटा, ठीक है ना, नीट में, तो आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी. मतलब एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो वी हैव टू वर्क अपॉन ईच एंड एवरी नंबर. ठीक है, फ्रॉम आवर स्टार्टिंग. सिलेबस में स्टार्टिंग से ही हमें उसके ऊपर फोकस करना है. ठीक है, तो बेटा आज के चैप्टर में देखो, आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है. ठीक है ना, इसलिए थोड़ा छोटा ही रहेगा ये चैप्टर. कल से हम फिर जो है इसको अपना पर्टिकुलर जैसा पढ़ते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो देखो होता क्या है, पहले हम इस वर्ड को समझते हैं. इस वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है ना, देखो बायो वर्ड का मतलब कहाँ से है? बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग. बायो वर्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग. ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, है ना. मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एग्रीगेशन, या यूं कह सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स. यही तो पढ़ते हो. और एटम्स क्या होते हैं? दीज आर दी स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट ऑक्युपाई स्पेस, है ना. तो देखो जनरली हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि ये बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, देखो मान लो एक आपके पास रॉक है, दिस वन इज रॉक. ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे है प्लांट. दोनों में क्या डिफरेंस है? बना हुआ तो ये भी किसका है? केमिकल्स का. ये भी क्या है? केमिकल्स का बना हुआ है. और केमिकल्स में बेसिकली क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. और मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? बेसिकली एटम्स से बने हुए हैं, है कि नहीं. ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, ये बेसिकली किससे बना हुआ है? सेल से. सेल तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सेल के अंदर भी क्या होते हैं बेटा? कुछ केमिकल्स होते हैं. सेल के अंदर भी क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं. ठीक है, तो इन केमिकल्स में और इन केमिकल्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, देखो है तो ये भी केमिकल्स और है ये भी केमिकल्स, है ना. लेकिन इस टाइप के केमिकल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनको तो हमने कहा बायोमोलिक्यूल्स. क्या कहा? बायोमोलिक्यूल्स. क्यों कहा? क्योंकि देखो इन केमिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अपने आप चल रहा है. इन केमिकल्स का जो इंटरेक्शन है वो लाइफ प्रोवाइड कर रहा है. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स. आ रही है बात समझ में? देखो नो डाउट हर चीज एटम से बनी है. ठीक है, सेल को भी जब हम किस लेवल पे देख रहे हैं? उसके केमिकल फॉर्म में देख रहे हैं, उसके केमिकल एस्पेक्ट्स को जब हम पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, अभी तक हमने सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, सेल का आउटलुक कैसा है. सेल के अंदर जाएंगे, घूमेंगे, तब हमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे. इसके बाद हमने देखा कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं. बट वो चीजें भी तो किसी ना किसी चीज से बनी है, और वो किससे बनी हुई है? कुछ केमिकल्स से बनी हुई है. और उन्हीं केमिकल्स को क्या कहा हमने? उन्हीं केमिकल्स को हमने कहा बायोमोलिक्यूल्स. तो ध्यान रखना, जितने भी मतलब ये केमिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक स्पेशलिटी है. स्पेशलिटी क्या है? कि ऐसे केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिल रहे हैं, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स. क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक केमिकल्स. बेसिकली यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा. बेसिकली ज्यादा अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है. लेकिन
इसके साथ साथ आपको क्या क्या मिलेगा, कुछ हद तक नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में होता है, सल्फर भी देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जनरली जो है बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स आर केमिकल्स प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी, ठीक है, केमिकल्स प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में आप एक सेल भी लगा सकते हो, ठीक है। जनरली हम सेल की ही बात करेंगे क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, सिंगल सेल है या मल्टी सेल, बट सेल तो सभी में होगा, तो हम सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं। तो वट एवर द केमिकल्स प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, दे ऑल आर कंसिडर्ड बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन ऐसा उनका जो इंटरेक्शन है, ठीक है ना, वो किसी पर्टिकुलर सेल को लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसीलिए तो इन केमिकल्स की वजह से क्या हो रही है, लाइफ मिल रही है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, ठीक है ना, तो बायोमोलिक्यूल्स आर केमिकल्स प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। बायोमोलिक्यूल्स आर chemicals present in the living system, किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हम बात करेंगे, हर एक बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे, बट उसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ चीजों का। जैसे देखो बेटा, यू शुड नो अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, मैंने पढ़ाया है आपको, जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था पूरे सेल चैप्टर का, तब मैंने आपको करवाया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं, है ना। तो जब हम सेल के अंदर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर किसकी बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हो, यानी उसमें कौन कौन सी केमिकल्स है, तो उसको क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, उसे क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके साथ साथ देखो बेटा, अब ये जो पूरी ब्रांच है जहां पे हम बायो और केमिस्ट्री दोनों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, बायो केमिस्ट्री। यानी कि whenever we are studying chemicals, ठीक है ना, in the living system, that particular branch is known as, उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कहा जाएगा, बायोकेमिस्ट्री। Science in which we study the chemicals and physiochemical aspects of life, ठीक है। Science in which we study about केमिकल्स और फिजियोकेमिकल का मतलब क्या हो गया, यानी कि पर्टिकुलर सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, उस दौरान बनने वाले केमिकल्स, ठीक है ना। तो केमिकल्स प्लस फिजियोकेमिकल्स एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को जब हम पढ़ते हैं, साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स और फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, उसको क्या कहा जाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहा जाएगा। क्लियर, छोटे छोटे डेफिनेशन है, हालांकि पेपर में कभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी यू मस्ट नो अबाउट, ठीक है। तो द केमिकल्स और द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, अगर बात की जाए एक बैक्टीरियल सेल की, ठीक है ना, एक बैक्टीरियल सेल की बात की, मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की। तो बेसिकली बेटा वहां पे 70% क्या मिलेगा आपको, वाटर। अभी हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं एक बैक्टीरियल सेल की, ठीक है ना। देखो कई बार जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि सेल के अंदर किस टाइप के केमिकल्स है। देखो
सेल चाहे प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, ठीक है। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जैसे केमिकल्स की, हम नो डाउट सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग मिलेंगे आपको, नो डाउट वहां पे डिफरेंस है, बट केमिकल लेवल पे देखा जाए, ठीक है ना, जैसे हम डीएनए की बात करें, नो डाउट उसके जीन्स, बैक्टीरिया के जीन्स, प्लांट के जीन्स, एनिमल के जीन्स, हमारे जीन्स सब अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का वो सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा किसमें, 10th क्लास में, कि जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है वो ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हुआ है। अगर हम देखें अपने लाइफ जियोलॉजिकल टाइम को देखें तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल्स का जो बेसिक कंपोजिशन है, हमारे ब्लड, ठीक है, किसी और एनिमल का ब्लड तो माइन्यूट डिफरेंस मिलेगा, बट जनरली प्रोटीन जो है उसमें वो सेम मिलेंगे, ठीक है। तो केमिकल लेवल पे क्या है, लगभग सभी चीजें सेम है, चाहे वो आपका डीएनए हो, डीएनए में सीधा उनका भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, हमारा भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, बस डिफरेंस किसमें है, अरेंजमेंट में, ठीक है। हमारे भी राइबोसोम्स जो है आरएनए और प्रोटीन से बने हैं, उनके भी राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन में बने, डिफरेंस उनके वेट में है कि नहीं, तो जिनसे उनका फंक्शन बदल जाता है। तो कहने का मतलब कि केमिकल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बट क्या है यहाँ पे उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है ना, वो जनरली क्या होता है, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली सभी में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी सेल में अप्रोक्सीमेटली चीजें सेम होती हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें एक बैक्टीरियल सेल की, ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल की, तो हम बता रहे थे बैक्टीरियल सेल के अंदर बेसिकली आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे आपको 70% क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, केमिकली क्या मिलेगा, 70% वाटर मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ 30% अदर केमिकल्स मिलेंगे, 30% अदर केमिकल्स। अब ये अदर केमिकल्स क्या है, ठीक है, अदर केमिकल्स है क्या, तो देखो अदर केमिकल्स में क्या आएगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, पहले तो स्मॉल आयंस की बात करते हैं, बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, आयंस मिलेंगे, ठीक है। जनरली कितना होता है आयंस, 4%, कितना होता है, 4%। इसके अलावा फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड आपने देखा था, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड से बनी हुई है, कितना मिलेगा आपको, लगभग 2%। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके साथ साथ डीएनए की बात करें हम, आरएनए की बात करें तो वो भी जो है डीएनए 1% मिलेगा, आरएनए 6% मिलेगा, ठीक। तो आपको जो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लगभग 1%, आरएनए कितना मिलेगा, लगभग 6%, क्योंकि राइबोसोम्स भी अवेलेबल होते हैं, है ना। इसके साथ साथ बेटा और क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे, कुछ पॉलीसेक्राइड्स मिलेंगे, प्रोटीन्स का कंटेंट भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन्स ही मिलेंगे 15%, ठीक है। कुछ हद तक यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में, ठीक है, जैसे हमने सेल वॉल के अंदर देखा था, है ना, पॉलीसेक्राइड्स भी हमने देखे थे, ठीक है। तो जनरली कितना मिलेगा, 2%, ठीक। तो देखो ये क्या है, एक बेसिक सी कंपोजिशन है एक प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है ना। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये जो केमिकल है, इन सभी केमिकल्स को ही तो क्या कह रहे हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इन सभी केमिकल्स को हम, जैसे लिपिड्स हो गए, ठीक है, उसके बाद ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक, इसके साथ साथ ये प्रोटीन हो गया, पॉलीसेक्राइड आपके कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी से आ गए। तो ये जो केमिकल्स हैं, वाटर हो गया, ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं, इन्हीं केमिकल्स को ही तो क्या कह रहे हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, आ गया ना समझ में, ठीक है। दीज ऑल केमिकल्स आर डिफाइंड एज बायोकेमिकल्स, और इनकी स्टडी क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। आपके केमिस्ट्री में भी है एक चैप्टर, बट वहां पे आप केमिस्ट्री लेवल पे बात करेंगे, यहाँ पे हम बायो लेवल पे बात करेंगे, आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक टर्म आती है सेलुलर पूल किसे कहा जाता है, ठीक है ना, सेलुलर पूल किसे कहा जाता है, तो एक पर्टिकुलर जो है सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका सम टोटल क्या कहलाएगा, सेलुलर पूल कहलाएगा,
क्या कहलाएगा? सेलुलर पूल कहलाएगा। नोट्स में आपको दे दूंगी, ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट इट, रिटर्न में दे देंगे नोट्स, ठीक है। देखो क्या कहा मैंने, सेलुलर पूल, सेलुलर पूल। तो देखो सेलुलर पूल का मतलब क्या है, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल लगा लो, यूकैरियोटिक सेल लगा लो, किसी भी तरह का, इसमें तो आपको क्या मिल रहा है, कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आपको वाटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको कुछ अमीनो एसिड मिल रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस जो है यहाँ पे आपको कुछ लिपिड्स मिल रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मिल रहे हैं, जैसे कि आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सारी चीजें। तो इन सभी का सम टोटल, ठीक है, द कलेक्शन और दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से याद कर लेना, द कलेक्शन और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेल इज नोन एज अ सेलुलर पूल। सम टोटल of all biomolecules in a cell, ठीक है, एक सेल में सभी बायोमोलिक्यूल्स का जो पूरा कलेक्टिव टर्म है उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर पूल कहेंगे। तो देखो अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है ना, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की, तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में हम किन किन की स्टडी करते हैं, हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आगे समझाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में, हम पढ़ते हैं लिपिड्स के बारे में, हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट जनरली हम वाटर के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। आगे बात समझ में। और इसके साथ साथ क्या पढ़ा जाता है, इन सभी के डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स का मतलब इन्हीं से बनने वाली कुछ केमिकल्स, ठीक है ना, इन्हीं से बनने वाले कुछ केमिकल्स। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमें वन बाय वन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। पहले कार्बोहाइड्रेट करेंगे, फिर जो है प्रोटीन्स करेंगे, उसके बाद हम लिपिड्स पढ़ेंगे, लिपिड्स के बाद न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं, मेटाबोलाइट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर हम पढ़ाएंगे आपको एंजाइम्स, ठीक है ना। तो टॉपिक्स जो है हमारे कुछ इस तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के कैटेगराइजेशन की, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मास, ठीक है, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर। एक तो होते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो नाम से ही आई थिंक कुछ सजेस्ट हो रहा होगा आपको, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। माइक्रोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो मतलब छोटा, है ना। तो ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, दैट इज लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है। डीए क्या है, डीए का मतलब होता है डाल्टन। क्या होता है अभी आपको समझाएंगे डाल्टन का मतलब। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मोर देन 1000 डाल्टन। जनरली 1000 भी नहीं होगा, आपको कितना मिलेगा, 10,000 से ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। जो वेट है आपको 10,000 से ज्यादा मिलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वजन 1000 डाल्टन से कम है, ठीक है। तो यूं कहोगे फिर 1000 वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, 1000 आपका माइक्रो में ही आता है। आगे बात समझिए। और जिनका क्या है 1000 से ज्यादा है, वो किसकी कैटेगरी में आएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। जनरली, ठीक है, जनरली जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस कैटेगरी में होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है आपका ACTH का, ठीक है ना, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 6733 डाल्टन होता है, ठीक है। तो ये क्या मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल,
ठीक है, क्यों, देखो 1000 से ज्यादा है, ठीक है, बट बाकियों की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है। बाकियों की कैटेगरी ये होती है, बाकी के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इससे ज्यादा ही मिलते हैं, बट ये ACTH जो होता है ये मैक्रोमोलिक्यूल तो है बट फिर भी 10,000 से कम का है, मैक्रो की तो कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, बट फिर भी एक एक्सेप्शन है, ये कहोगे स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल कह सकते हैं, है ना। आगे बात समझ में, ठीक है, तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये डेल्टन क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं, मैडम ने कभी बताया नहीं, है ना। तो देखो डेल्टन क्या होता है बेटा, 1 डेल्टन इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन का वेट एक डेल्टन के बराबर लिया जाता है। तो हम बायो में ये यूनिट यूज करते हैं, आगे बात समझ में, डेल्टन यूनिट यूज की जाती है, ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में कंपैरेटिव टेबल दी हुई है, टेबल नंबर आई थिंक शायद 9.1 ही है वो, ठीक है, जहां से क्वेश्चन 2 बार आया है, तो एक बार वो टेबल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ते हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आगे बात समझ में। So this one is comparative table of non-living chemicals and human body के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है और आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 9.1 टेबल, ठीक है। फिर देखो क्या है, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं, नॉन लिविंग सिस्टम में परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, वेट बाय परसेंटेज ले लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल्स की, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजन की जहां तक बात, ठीक है, तो क्या है 0.14 होता है किसमें, नॉन लिविंग के अंदर, और ह्यूमन बॉडी में कितना होता है 0.5, डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, ठीक है ना, ज्यादा किसमें है, ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन की बात है, यहाँ 0.03 है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन कितना होता है 18.5, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, यहाँ 46.6 है और हमारे अंदर कितना है 65.5, तो यार तो देखो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, क्या डिफरेंस है एक लिविंग सिस्टम में एक नॉन लिविंग सिस्टम, दोनों में केमिकल है, बट कुछ केमिकल्स बेसिकली लिविंग में ज्यादा है, कुछ जो है नॉन लिविंग। अब जैसे बात करें हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नॉन लिविंग में बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है ना, वेरी लिटिल अमाउंट, हमारी बॉडी में 3.3, आगे ना समझिए, ठीक है। ऐसे ही सल्फर की बात करें, अब जो है सल्फर यहाँ पे 0.03 है, यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम 2.8 है, ये कितना है, अब यहाँ से चीजें कम होनी शुरू हो, सोडियम, ठीक है ना, यहाँ पे बाहर लिविंग सिस्टम नॉन लिविंग सिस्टम में ज्यादा है 2.8, यहाँ ये ज्यादा है, यहाँ ये ज्यादा है, और यहाँ पे आपको ये ज्यादा मिलेगा। देखो यही तो डिफरेंस है जो एक लिविंग सिस्टम को नॉन लिविंग सिस्टम से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ कैल्शियम 3.6 है, हमारे अंदर 1.5 है, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम 2.1 है, यहाँ पे 0.1 है ना, तो डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे सिलिकॉन 27.7% हमारे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, और लिविंग सेल में बिल्कुल ना के बराबर। This is the difference between the chemicals present in non-living system and the living system. ठीक है, तो बेसिकली देखो आपको डाटा याद नहीं करना है, आपको एक तो ये देखना है कि हमारे अंदर, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा या सबसे मैक्सिमम अमाउंट में मिलने वाला एलिमेंट कौन सा, ठीक है। तो देखो टेबल से कौन सा सबसे ज्यादा मिल रहा है 65.5, क्या बताया था, ऑक्सीजन, बहुत पहले बताया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन, एक तो ये चीज याद है। एक आपको ये याद रखना है, देखो आपसे डाटा कोई नहीं पूछेगा, बट आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी नॉन लिविंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में ज्यादा, ठीक है। यू हैव टू लर्न हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, आगे बात समझ में, और सल्फर, सल्फर में इंक्लूड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, उसके साथ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी ऐड कर लो, ठीक है। बट देखो कई बुक्स में लिखा हुआ है कि फास्फोरस भी बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में
सेल है, सेल में न्यूक्लियस और हर न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है। कहीं ना कहीं फॉस्फोरस का भी रोल होता है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं होता, ठीक है। बट आप वो फ्री फॉर्म में नहीं है, फ्री फॉर्म में तो ये भी नहीं मिले हैं आपको, केमिकल्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो देखो जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या होता है? फ्रेमवर्क एलिमेंट। फ्रेमवर्क एलिमेंट यानी कि किसी चीज को बनाने के लिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, क्लियर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट जो जनरली प्रोटोप्लाज्म में ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये जनरली जो है चीजों की फॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे आपके सेल ऑर्गेनल्स हो गए, चाहे वो आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका सेल वॉल हो गई। कहने का मतलब जो भी चीजें बन रही है सेल के अंदर, वो उसमें बेसिकली हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म है वहां पे हमें जनरली ये तीन एलिमेंट कुछ हद तक मिलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमें चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सेल ऑर्गेनल्स में नहीं मिलता है, ये वहां पे क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बात आती है, चलो ठीक है, हमने देख लिया कि केमिकल्स की कंसंट्रेशन क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर सेल एट द मॉलिक्यूलर लेवल, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो हाउ वी कैन स्टडी आवर सेल एट मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब ये केमिकल्स, भाई देखो सेल का ऑर्गेनल देखना है जब तो हमने किसका यूज किया? या तो माइक्रोस्कोप का यूज किया स्टेनिंग की, ठीक है, या हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था ना, वहाँ पे फ्रैक्शनलाइजेशन पढ़ा, है ना। अब यहाँ तो फ्रैक्शनलाइजेशन भी करेंगे तो सेल ऑर्गेनल्स तो एज इट इज रहे, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो किस केमिकल से बना, है ना। तो यहाँ पे मतलब मेरे कहने का मतलब हम इन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, हमें लेना है मोटर और पेस्टल। क्या होता है मोटर और पेस्टल? अरे चटनी बनाते हो जिससे, है ना, चटनी बनती है ना जिससे, तो वो मोटर और पेस्टल चटनी बनाने वाला, मोटर जिसके अंदर आप बना, मोटर एंड पेस्टल, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या लेना है? कोई भी लिविंग सेल आपने, ठीक है, लिविंग टिश्यू ले लिया, सेल तो नहीं बट टिश्यू लोगे, जनरली हम एक सेल तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, हम लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, तो मैंने लिविंग सेल्स लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक क्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये कहोगे ये तो बहुत बड़ा नाम लिख दिया, देखो बहुत ही आसान है। ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन, एसिटिक एसिड पे लगी हुई। अब पहले एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं, CH3COOH, ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड, है ना। अब इसमें से ये हाइड्रोजन 3 हटा दो और इसकी जगह क्या लगा दो? 3 क्लोरीन, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। आगे बात समझ में, ठीक है, ठीक है ना। तो रटने वाली कोई बात नहीं है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे, मोटर पेस्टल लेंगे और इसको चटनी बना देंगे, ठीक है। अब चटनी बनने के बाद क्या करना है? हमने लेना है एक बीकर, ठीक है, बीकर के ऊपर क्या लगाना है? हमें चीज क्लोथ लगाना है। चीज क्लोथ एक स्पेसिफिक टाइप का क्लोथ होता है जो जनरली लोग बहुत ही फाइन फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या लेना है? चीज क्लोथ से इसको कवर अप करना है और अब इस पूरे कंटेंट को इस चीज क्लोथ से पास करवा देना है। अब हमारे पास क्या होगा? कुछ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो है आपका रिटेंटेट बच जाएगा। ऊपर जो रहेगा, जो छन रहेगा उसको क्या कहेंगे? रिटेंटेट। और जो नीचे छनकर आ जाएगा उसको क्या कहोगे? फिल्ट्रेट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फिल्ट्रेट की साइज छोटी होगी या रिटेंटेट की साइज छोटी होगी? ऑब्वियसली जो फिल्टर होके आया है उसकी साइज छोटी होगी, है ना, और जो ऊपर रह गया उसकी साइज क्या होगी? बड़ी, ठीक है। तो देखो ये जो रिटेंटेट है जनरली इसमें क्या होंगे? आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट आपके पास आएगा इसमें क्या मिलेगा आपको? माइक्रोमोलिक्यूल्स। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेंगे? कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है ना, तो भूलना नहीं है। और देखो रटने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ऑब्वियसली ये तो आपकी जो है आपके ऊपर ही
पे डिपेंड कर रहा है? देखो कुछ रटने वाली चीज नहीं है यहाँ पे, समझोगे तो बहुत आसान। जो छन के नीचे गया वो माइक्रो मॉलिक्यूल, जो ऊपर रह गया वो मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ, और एक्सेप्शन किसका है? लिपिड्स का। एक्सेप्शन किसका है? लिपिड्स। बेटा होता क्या है, लिपिड्स होते तो माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी आपको मिलेंगे कहाँ पे? मिलेंगे कहाँ पे? रिटेंटेट के अंदर। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो लिपिड जो है फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है ना? ये क्या है? फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो ऑब्वियसली जब ये घुलेंगे ही नहीं, ठीक है ना, जब घुलेंगे ही नहीं तो ये नीचे कैसे पास होगा? तो देखो नो डाउट लिपिड्स बीइंग अ माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रेजेंट इन लिपिड। आगे बात समझ में, ठीक है? तो आपने पढ़ना है जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा वो फिल्ट्रेट बनाएगा, और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा वो क्या बनाएगा? रिटेंटेट बनाएगा, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट आपने याद रखना है। और अब हम क्या कर लेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स को अलग से पढ़ेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अलग से पढ़ेंगे। तो देखो हमने क्या देखना है यहाँ पे? देखो बेसिकली हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हाइड्रेट्स, ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट्स में देखो अगर हम बात करें सैकराइड्स की, सिंपल सैकराइड्स की, ठीक, तो सिंपल सैकराइड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आती है, और पॉलीसैकराइड्स किस में आती है? पॉलीसैकराइड्स, सैकराइड्स किस में आती है आपकी? मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है पॉलीसैकराइड, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आती है। ऐसे ही अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये तो आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड की देखो यहाँ माइक्रो मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे, माइक्रो मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और जब इसको हम मोनोमर बोलते हैं, क्या बोलोगे? मोनोमर, सिंगल यूनिट। और जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाते हैं, बहुत सारे मोनोमर ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो अब जो बन रहा है स्ट्रक्चर ये क्या बना? ये पॉलीमर बना। पॉली मतलब मेनी, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। आगे बात समझिए। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जनरली हम फॉर्मिंग यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं। उस केमिकल में बेसिकली यूनिट है क्या, ठीक है ना, किस चीज से बना? जैसे देखो मोतियों की माला है हमारे पास, तो जो मोतियों की माला है बड़ी सी, वो तो मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर हुआ, और जो छोटे छोटे एक एक मोती है वो क्या हुए? आपके माइक्रो मॉलिक्यूल, वो मोनोमर हुए। समझ में आया? ठीक है, तो देखो सैकराइड्स आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके जो है सैकराइड्स की जब पॉलीमराइजेशन होती है, बहुत सारे सैकराइड्स जब जुड़ते हैं तो पॉलीसैकराइड बनता है। इसमें आ गई मैक्रो मॉलिक्यूल में, ठीक है। ऐसे ही अमीनो एसिड मोनोमर है, किसके मोनोमर है? जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। आ गया? ठीक है। अब देखो कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स से आगे चल के क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में हमारा होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये क्या हो गए? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक। तो इस तरीके से क्या है चीजें बन गई। अब देखो एक मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसा भी है जो बिना पॉलीमराइजेशन के बनता है, ठीक है, जिसका नाम है लिपिड। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। सो हम बात कर रहे थे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा? सैकराइड्स। सैकराइड्स की जब पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है, बहुत सारे सैकराइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीसैकराइड्स। सिमिलरली अमीनो एसिड्स क्या है? मोनोमर्स है। मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट है, ठीक है, जो आपस में जब जुड़ेंगे, ठीक है, एक मोतियों की माला की तरह जब बहुत सारे मोती आपस में जुड़ते हैं तो माला बनती है। तो जो माला है दैट इज योर पॉलीमर, ठीक है ना। और जो सिंगल पर्ल है, जो सिंगल मोती है, वो क्या है? आपका मोनोमर। तो इन द सेम वे अमीनो एसिड क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है, जिनके जुड़ने से, ठीक है, इकट्ठा एक साथ जुड़ने से क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। आगे बात समझ में। ऐसे ही
न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो क्या है, जिनके जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक है, तो हमें देखो माइक्रोमोलिक्यूल्स का पता होना चाहिए, और उन माइक्रोमोलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन से क्या बनते हैं, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो जनरली पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या है, देखो बेटा लिपिड्स क्या है, आपकी मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। लिपिड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये किसी की भी पॉलीमराइजेशन से नहीं बनते। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। इनका कोई मोनोमर नहीं है। हाँ, इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट कोई आपसे पूछे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। हमने देखा था ना, ऊपर जो है आपका इस तरीके से पोलर हेड था, फिर नीचे फैटी एसिड टेल थी। ठीक है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसको पढ़ा है अच्छे से। ठीक है ना। तो देखो लिपिड्स ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो नो डाउट किससे बने, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, लेकिन पॉलीमराइजेशन से नहीं है। ठीक है, बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सारे के सारे पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है और एक बेसिक्स पढ़नी है। अच्छा, अगर कोई पूछ ले पॉलीसेक्राइड के डाइजेशन से क्या बनेगा, देन सेक्राइड्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करोगे तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड, है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब इनको डाइजेस्ट करोगे, तोड़ोगे तो ये बनेंगे, इनको जोड़ोगे तो ये बनेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया है ना, वो क्या है, पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ाए गए हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ाए गए हैं। ठीक है, बट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे एक माइक्रोमोलिक्यूल और फिर उसकी पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है वो, फिर दूसरा माइक्रोमोलिक्यूल, फिर उसकी पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वो। ठीक है, तीसरा जो है माइक्रोमोलिक्यूल, फिर उसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, और एक टॉपिक करेंगे लिपिड्स का। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के वो, तो ये मान के चलिए आपके 10 लेक्चर या 10 नहीं तो 11-12 लेक्चर्स आपके लग जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ज़्यादा लेंदी भी है, इतना नहीं है जितना सेल है, बट फिर भी थोड़ा सा लेंदी है, बट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जितना पढ़ा रहे हैं उसको डेली प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।